नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईएसआईसी पेपर की आंसर की, जो कि हम पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में जो आप लोगों के ईएसआईसी के टेस्ट जो है वो लिए गए थे और उनके सॉल्यूशन की जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाई गई थी। तो करीबन अपन ने 20 पेपर जो है यानी 20 टेस्ट पेपर अपन ने पढ़े थे। वो आप सभी ने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन अपन पढ़ रहे थे इससे पहले ईएसआईसी जोखा का पेपर, जो कि 2013 में कंडक्ट करवाया गया था। तो उसमें से अपन ने 50 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए थे। आज 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर रिमेनिंग जो 100 क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ कुछ गोल्डन की पॉइंट्स आपको लास्ट में मिलेंगे, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो आपने प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स है वो आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। ईएसआईसी प्रीवियस ईयर पेपर्स के नाम से आपको मिल जाएगी। तो अपन ने करीबन आज जो है अपने 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जो प्रीवियस ईएसआईसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और अभी भी 2 पेपर्स आप लोगों को बताने बाकी है। तकरीबन 700 क्वेश्चन तो अपन ये पढ़ने वाले हैं। 200 क्वेश्चन आप लोगों को ईएसआईसी पैटर्न के क्वेश्चंस और जो अपन टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उसमें आपको मिल गए। तकरीबन 700 प्लस 200 यानी 900 क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे। तो ये 4-5 दिन जो है आप लोगों के टेस्ट नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं टेस्ट नहीं ले पाऊंगा। लेकिन आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर के जो ईएसआईसी के पेपर्स हुए हैं वो अपन जरूर सॉल्व कर लेंगे। 4-5 दिन ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर से कंटिन्यू जो है वो टेस्ट करेंगे। और टेस्ट जो है 27 तारीख तक लास्ट जो है अपने होंगे। उसके बाद 10 दिन आपको समय दिया जाएगा, यानी आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक होंगे। इसलिए 10 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी बढ़िया से बढ़िया करनी है। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं और ईएसआईसी जोका के जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं आज की इस सेशन में। और कुछ गोल्डन की पॉइंट्स भी मिलेंगे, इसलिए इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि वन लाइनर और सिंपल छोटी छोटी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन हो सकता है यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप करके पूछ लिया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन। एंटीनेटल क्लिनिक्स आर कंडक्टेड इन एवरी पीएससी ऑन एवरी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो एंटीनेटल क्लिनिक है वो प्रत्येक पीएससी पे कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन कब करवाया जाता है ये आपको पूछना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे पहला है मंडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट संडे। तो यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, सोमवार से लेकर बुधवार तक की पूरी कहानी है। तो बताइए कब जो है एंटीनेटल क्लिनिक जो है प्रत्येक पीएचसी पे कंडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है वेडनेसडे, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रत्येक पीएचसी पे प्रत्येक बुधवार को एंटीनेटल क्लिनिक जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से होम विजिट को नर्सिंग की कौन सी ब्रांच की बैकबोन माना जाता है। नर्सिंग की कौन सी वो ब्रांच है जिसकी बैकबोन जो है होम विजिट को माना जाता है। पहला ऑप्शन है इंडस्ट्रियल नर्सिंग, नेक्स्ट है जेरियाट्रिक नर्सिंग, नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नेक्स्ट है स्कूल हेल्थ नर्सिंग। तो यहाँ पे होम विजिट यानी कि आप कम्युनिटी में जाके होम विजिट करेंगे। ऐसा तो है नहीं आपके घर पे ही आप होम विजिट करते रहेंगे, वो एक अलग बात है आप कहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं। बट होम विजिट का मतलब है कम्युनिटी में जो भी होम विजिट आपको करनी होती है वो कम्युनिटी में करनी होती है। आपके घर के विजिट तो आप डेली करते हो। तो इस ये जो होम विजिट है वो नर्सिंग की कौन सी ब्रांच की बैकबोन जो है कहलाती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन मानी जाती है किसको, होम विजिट को। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः बॉवल सर्जरी से पहले पेशेंट को एनिमा प्रेस्क्राइब किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक जो है वो आ चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, इस पीडीएफ को वापस से ओपन करना पड़ेगा। एक मिनट, ये लीजिए दोस्तों। वो क्या है, थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है कभी कभार पीडीएफ के अंदर। यहाँ पे देखिए कितने सुंदर आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, लेकिन वो कोई मिस्टेक ही आ गई थी, तो ऑप्शंस जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। फिर वापस से पीडीएफ को ओपन करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। सामान्यतः बॉवल सर्जरी से पहले पेशेंट को एनिमा प्रेस्क्राइब किया जाता है। नर्स के अनुसार सर्जरी से पहले पेशेंट को एनिमा देने का निम्न में से कौन सा मेन पर्पज क्या है। यानी कि बॉवल सर्जरी किसी पेशेंट की होनी है, तो उस पेशेंट को एनिमा प्रेस्क्राइब किया गया है, तो नर्स जानती है कि इस पेशेंट को एनिमा क्यों दिया गया है, यानी कि मेन पर्पज जो एनिमा का है वो क्या है, ये नर्स जानती है। नर्स जानेगी तभी इस क्वेश्चन को सही कर पाएगी। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो क्या पर्पज है मेन, वो आपको बताना है। पहला है टू रिड्यूस प्री ऑपरेटिव एंजाइटी। क्या ये प्री ऑपरेटिव एंजाइटी को रिड्यूस करती है, तो नहीं। नेक्स्ट है टू रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है प्री ऑपरेटिव। क्या बात हो रही है, मतलब बॉवेल सर्जरी से पहले
तो प्री ऑपरेटिव यहाँ पे बात हो रही है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन के लिए यहाँ पे जो एनिमा है वो ऑपरेशन से पहले नहीं लगाया जाएगा, वो तो ऑपरेशन के बाद की बात हो गई। तो ये भी आप पे आपका क्या है, गलत जवाब है। नेक्स्ट, टू रिड्यूस इनकॉन्टिनेंस ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान इनकॉन्टिनेंस को रिड्यूस करने के लिए, तो ये भी आपका गलत जवाब है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, अब जो बच गया वही आपका सही जवाब है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्या है ऑप्शन डी, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द ऑपरेटिव फील्ड। यहाँ पे मतलब जो बॉवेल सर्जरी होनी है, बॉवेल जो है वहाँ पे ऑपरेटिव जो फील्ड है वहाँ पे कंटामिनेशन के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एनिमा प्रेस्क्राइब किया जाता है बॉवेल सर्जरी से पहले। तो यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ऑपरेशन से पहले की, और वहाँ ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद की। ऑपरेशन के बाद में अगर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को होता है तो एनिमा प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है पहले की बात, कि ऑपरेशन हुआ ही नहीं है उससे पहले आप एनिमा क्यों लगा रहे हैं। तो उसका मेन पर्पज है कि जो कंटामिनेशन है उसके रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। इम्यूनिटी आफ्टर बीसीजी वैक्सीनेशन लास्ट, बीसीजी वैक्सीन अगर किसी बच्चे को लगती है तो बताइए ये कितने दिनों तक इम्यूनिटी जो है कंटिन्यूस मतलब बीसीजी की वजह से बरकरार रहेगी उस पर्सन के अंदर जिसने बीसीजी वैक्सीन लिया है। पहला ऑप्शन है 10 ईयर, नेक्स्ट 12 ईयर, नेक्स्ट 15 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, 15 साल तक इम्यूनिटी जो है बरकरार रहती है, यानी कि बीसीजी की वजह से जो इम्यूनिटी मिलेगी बीसीजी वैक्सीन की वजह से वो 15 साल तक के लिए मिलेगी। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ 10-15 दिनों के लिए या फिर 10-15 महीनों के लिए बीसीजी से इम्यूनिटी मिलती है, 15 साल तक इम्यूनिटी मिलती है बीसीजी वैक्सीन से। इसलिए एट बर्थ पे इसको लगाया जाता है, क्योंकि बच्चों में जो है ऑलमोस्ट जो भी इन्फेक्शन होने के चांसेज होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस होने के जो चांसेज होते हैं वो बच्चों में मोस्टली ज़्यादा होते हैं, इसलिए बच्चों को बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है। 15 साल तक वो जो है फुली डेवलप हो जाते हैं, उनमें इम्यूनिटी जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाती है, तो उनको इतने रिस्क नहीं रहेंगे, इसलिए बच्चों को ऑलमोस्ट बीसीजी का वैक्सीन एट बर्थ पे लगाया जाता है, और ये 15 साल तक इम्यूनिटी को बरकरार रखते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, according to Maslow hierarchy of need, when planning care for several patient, the nurse should first assist the patient who need to। मास्लो हायरार्की थ्योरी या फिर मास्लो हायरार्की जो नीड की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो क्या रहेगी, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि व्हेन प्लानिंग, आप कुछ पेशेंट्स की जो है प्लानिंग मतलब केयर की प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो कौन से पेशेंट को आप सबसे पहले असिस्ट करना चाहेंगे। पहला ए नाउ, नेक्स्ट है वॉक, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट टॉक। एक तो बोलना चाह रहे हैं आप उसको असिस्ट करोगे, या फिर आपका कोई जानकार है उसको आप पहले असिस्ट करोगे, या फिर किसी को वर्ड आ रही है मतलब अर्जेंसी है इमरजेंसी है तो इसको आप असिस्ट करोगे, या फिर नेक्स्ट एक टॉक या फिर वो बातचीत कोई करने वाला है आपसे तो उसको आप असिस्ट करोगे। तो देखिए आपको आपका जानकार है नोन है तो इसको पहले देखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपसे कोई बातचीत कर रहा है, या फिर वॉक टॉक अगर आपसे कोई करना चाह रहा है तो इनको भी असिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। असिस्ट आपको किसको करना है, जिसको वर्डिंग है, भाई इसको अर्जेंसी आ रही है, हो सकता है इसको और कोई दिक्कत हो जाए, अगर ये काफ़ी समय से मतलब इसको वर्डिंग की दिक्कत है और फिर भी ये कंट्रोल करके बैठा हुआ है, यानी इसको और कोई दिक्कत हो सकती है तो इसको असिस्ट करने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंटेरिक आइसोलेशन इज इंडिकेटेड व्हेन द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड इन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नाम से ही पता चल रहा है। एंटेरिक आइसोलेशन इंडिकेटेड व्हेन ए पैथोजन आर ट्रांसमिटेड इन, मतलब जो पैथोजन ट्रांसमिट होगा वो कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है जिसकी वजह से पेशेंट को एंटेरिक आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ रही है। नाम से पता चल रहा है ना, एंटेरिक, एंटेरिक आइसोलेशन। आइसोलेशन तो आप समझते हैं, लेकिन एंटेरिक वर्ड का मीनिंग जो समझ गया वो इस क्वेश्चन को सही कर जाएगा, नहीं तो वही ऑल ऑफ द अबव करके चला जाएगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी। तो ये कौन सा पैथोजन है या फिर कहाँ से वो ट्रांसमिट होने वाला पैथोजन है जिससे कि पर्सन को एंटेरिक आइसोलेशन की जरूरत पड़ती है। पहला ऑप्शन है यूरिन, नेक्स्ट फिशेज, नेक्स्ट ब्लड, नेक्स्ट ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड, यानी फिशेज। फिशेज के थ्रू जो भी डिजीज ट्रांसमिट होती है, फिकोरल रूट आप बोल सकते हैं, इनमें एंटेरिक आइसोलेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हेन कलेक्टिंग स्पुटम स्पेसिमेन माउथ शुड बी वॉश्ड विथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसका स्पुटम का कलेक्शन आपको लेना है, तो बताइए माउथ को जो वॉश करेंगे वो किससे करेंगे। पहला है एंटीसेप्टिक वाटर, नेक्स्ट है प्लेन वाटर, नेक्स्ट है हॉट वाटर, नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्रोक्साइड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब जो भी पर्सन है जिसको स्पुटम का सैंपल जिससे कलेक्ट करना है, उसको अगर माउथ वॉश की ज़रूरत है तो प्लेन वाटर से ही करवाना है। एंटीसेप्टिक वाटर से आप करवा दोगे तो जो बैक्टीरियाज पनप रहे हैं जो आपको सलाइवा में मिलने वाले थे वो नहीं मिल पाएंगे। हॉट वाटर, गर्म वाटर से आप अगर वॉश करवाओगे या फिर हाइड्रोजन प्रोक्साइड से आप वॉश करवाओगे तो ये तो एंटीसेप्टिक का मतलब काम करेंगे, ये बैक्टीरियाज को किल करने का काम करेंगे। तो इससे फिर आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, या फिर अदर जो कंडीशंस आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी। स्पुटम स्पेसिमेन जब भी आप कलेक्ट करते हो तो वॉश, अगर कोई भी पर्सन माउथ को वॉश करना चाह रहा है तो सिर्फ और सिर्फ प्लेन वाटर से करवाना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हिकफ का क्या मीनिंग होता है, या फिर हिकअप्स आप बोल सकते हैं, जिसको आप सिंपली क्या बोलते हैं, हिचकी आना, है ना, हिचकी आना, वही होता है आपका हिकअप्स। तो यहाँ पे यही पूछना चाह रहा है कि हिकअप का मीनिंग क्या होता है। पहला है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नोज, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टंग, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, नेक्स्ट नॉन। तो देखिए नोज का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, ना ही कोई टंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो हिकअप्स आती है यानी हिचकियाँ जब आती है तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कहाँ का होगा, डायफ्राम का। तो यहाँ पे मीनिंग क्या होगा हिकअप्स का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या है, सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेटिंग ऑफ ए पीडियाट्रिक डोजेज ऑफ मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर ऑफ एज इज डन यूजिंग द फॉर्मूला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये रिसेंटली पूछा भी गया था किसमें, सीआरपीएफ के एग्जाम में। जो प्रीवियस सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ था अभी रिसेंटली रिजल्ट वगैरह जारी किए गए हैं, ऐसा ही आप लोगों को बनाया गया है, मतलब जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको ऐसा ही बनाया गया है। उनके एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था कि पीडियाट्रिक डोज का वो आपको मतलब मेडिकेशन का फॉर्मूला बताना है जिसमें आप 1 साल तक के बच्चों की डोज को जो है कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला कौन से रूल से जो है चेक करते हैं, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था और ये आपको भी पूछा जा सकता है। तो पहला है यंग फार्मूला, नेक्स्ट क्लार्क फार्मूला, नेक्स्ट पार्क फार्मूला, नेक्स्ट इवान फार्मूला। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्लार्क फार्मूला। 1 साल तक के बच्चों के लिए जो डोज कैलकुलेशन की जाती है वो क्लार्क रूल फार्मूला के द्वारा तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ओल्ड मेंस अपीयरेंस इज सीन इन, यानी कि अभी कोई भी पर्सन हो, चाहे वो यूँ मान लीजिए कि एज जो है उस बच्चे की, या फिर मतलब बच्चा हो सकता है 10 साल हो सकती है, 15 साल हो सकती है, 20 साल हो सकती है, 25 साल हो सकती है, यानी कि एडोलसेंट एज का बच्चा है, फिर इन्फेंट बच्चा है, या फिर एडोलसेंट कोई भी लड़का है फिर लड़की है। जो ओल्ड मैन अपीयरेंस है यानी कि वो पर्सन जो अभी नया है, जवान है, लेकिन वो बुढ़ों की तरह दिख रहा है, ठीक है, उनमें मतलब ओल्ड पर्सन्स जैसे वो दिखाई दे रहे हैं, अपीयरेंस है, तो किस कंडीशन में देखने को मिलता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है और ये आप समझ गए होंगे। पहला फीवर, नेक्स्ट है मरासमस, नेक्स्ट है फीवर मतलब सॉरी जॉइंडिस, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन डी पेरिटोनाइटिस। तो देखिए पेरिटोनाइटिस से कोई रिलेशन नहीं है ओल्ड मैन अपीयरेंस का, ना ही जॉन्डिस से रिलेशन, ना ही फीवर से। तो ओल्ड मैन अपीयरेंस का मतलब है जो भी पर्सन है अगर मरासमस से सफ़र हो रहा है तो वो ओल्ड मैन लाइक अपीयरेंस उसमें देखने को मिलेगा, यानी मरा मरा सा वो पेशेंट दिखेगा अगर मरासमस उसको होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मरासमस आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ डिटॉल सॉल्यूशन फॉर कीपिंग एंड डिसइंफेक्टिंग द थर्मोमीटर। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये हो सकता है आपको पूछ लिया जाए एज इट इज कि थर्मोमीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर हम उसको रखते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछना चाह रहा है कि जो डिटॉल का सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसकी स्ट्रेंथ कैसी क्या होती है, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1:40, नेक्स्ट है 1:20, नेक्स्ट है 1:60, नेक्स्ट है नॉन ऑफ दीज। जिसको नहीं आता है वो नॉन ऑफ दीज करेगा, जिसको आता है वो सही ऑप्शन करेगा और जिसको नहीं आता वो गलत ऑप्शन भी कर देगा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट 1:40। थर्मोमीटर को क्लीन करने के लिए उसको सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है डिटॉल का, वो होता है 1:40 के अंदर, उसके अंदर उसको रखा जाता है और डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्जन ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन द फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे कन्वर्जन करने का आपको सिंपल सा पूछा गया है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसको फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कितनी क्या वैल्यू जो है फ़ारेनहाइट में आपके पास में आएगी। पहला ऑप्शन है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, नेक्स्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, नेक्स्ट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, नेक्स्ट 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी जो फ़ारेनहाइट है या फिर टेम्परेचर को जो कैलकुलेट करते हैं वो हम दो फॉर्मूले से करते हैं, एक तो सेंटीग्रेड में और दूसरा फ़ारेनहाइट के अंदर। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, यहाँ पे आपको पूछने जा रहा है फ़ारेनहाइट। तो एक फॉर्मूला आपका होता है सेंटीग्रेड इज इक्वल टू F माइनस 32, सॉरी यहाँ पे उल्टा सुल्टा ना हो जाए, एक मिनट। तो देखिए अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि सेंटीग्रेड से जो है फ़ारेनहाइट में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला आता है जिसमें सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32, ये तो है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। जस्ट इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है और वो होता है फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है जस्ट इनको अपोजिट कर दीजिए कि 5/9 एंड ब्रैकेट में लिख दीजिए या फिर कैसे भी लिख लीजिए, जो फ़ारेनहाइट है उसको माइनस करना होता है 32 से। तो ये फॉर्मूला होता है आपका फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड का। तो ये दोनों फॉर्मूलेज जो है आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको फ़ारेनहाइट में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 40, सेंटीग्रेड की जगह आ जाएगा आपका 40। इसको कैलकुलेट करके देखिए आप, आपके पास में वैल्यू जो है वो आ जाएगी 104, जैसे 8 यानी 8 पंजो 40, तो यहाँ पे 8 आ जाएंगे। तो 8 को 9 से इंटू कीजिए, 20 64 8 9 72, 72 प्लस जो है 32 कीजिए, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 4 एंड 10 यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब आपको फॉर्मूला याद होगा तो जो सॉल्यूशन है आपके मतलब आंसर है वो आपके फटाक से आ जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे भी आपको पूछे ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। फ़ारेनहाइट में पूछे सेंटीग्रेड को इंटू करना है 9/5 प्लस 32 कर देना है जो भी वैल्यू आए। एंड अगर फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में पूछे तो इसको जस्ट अपोजिट कर देना है, 5 को ऊपर ले जाना, 9 को नीचे ले आना। तो 5/9 और फ़ारेनहाइट में जो आपको वैल्यू दी गई है उसको माइनस कर देना है 32 से, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी सेंटीग्रेड में। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला आप पहले वाला लगाइए और सही से अपना जवाब ले आइए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स कैलोरीज ऑफ हीट। देखिए 1 ग्राम जो फैट है वो कितनी कैलोरीज देता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। फैट की यहाँ पे बात आ रही है, मतलब फैट जो है उसकी बात हो रही है। तो 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरीज मिलती है, 9 किलो कैलोरीज। तो यहाँ पे देखिए 9 8 10 7, तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए 9। अब यहीं से एक दो सवाल और पूछे जा सकते हैं, सॉरी यहीं से आपको दो सवाल और पूछे जा सकते हैं कि 1 ग्राम जो है CHO यानी कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरीज देता है, वहीं 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपको कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करवाता है। ये भी दो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। तो ये दोनों के जब भी सवाल आपको पूछे तो 4 कैलोरीज जो है आपका सही जवाब हो जाएगा दोनों में ही। अगर फैट की बात करें तो फिर आपका जवाब हो जाएगा 9 कैलोरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। REM स्लिप इज ऑल्सो कॉल्ड एज। REM स्लिप को और किस नाम से जाना जाता है, इसको और किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है ऑर्थोडॉक्स स्लिप, नेक्स्ट है पैराडॉक्सिकल स्लिप, नेक्स्ट है स्लो वेव स्लिप, नेक्स्ट है ECG सिंक्रोनाइज्ड स्लिप। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, पैराडॉक्सिकल स्लिप। REM स्लिप को ड्रीम स्लिप भी कहते हैं या फिर पैराडॉक्सिकल स्लिप भी कहते हैं। हो सकता है आपको पैराडॉक्सिकल स्लिप की जगह ड्रीम स्लिप दे दे, तो आपको जवाब क्या करना होगा फिर, ड्रीम स्लिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे एक रेशनल दिया हुआ है।
रेशनल में वही है। REM यानी रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप है, इसको ड्रीम स्लीप या फिर पैराडॉक्सिकल स्लीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा गया, MOAI यानी मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर कैन कॉज नमनेस, प्रिकलिंग एंड टिंगलिंग फीलिंग्स विच आर रेफर्ड टू एज। MAOI जो है वो क्या कॉज करता है, नम्बनेस, प्रिकलिंग, टिंगलिंग फीलिंग। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो आपको ये मतलब कॉजेज बताए गए हैं, ये किसको रेफर कर रहे हैं, किसको इंडिकेट कर रहे हैं। पहला है मेलेनकोलिया, नेक्स्ट एडिमा, नेक्स्ट पैरास्थीजिया, नेक्स्ट ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो ए, बी और डी से तो इनका कोई लेना देना है नहीं, जो आपका बचता है वो बचता है ऑप्शन सी। पैरास्थीजिया से इनका क्या है, बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता नाता है, यानी कि पैरास्थीजिया को इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न में से रिंगिंग इन द ईयर को कौन सी टर्म से व्यक्त किया जाता है। रिंगिंग इन द ईयर की एक टर्म है, वो कौन सी है, आपको सिंपल सा पूछा गया है। फर्स्ट वर्टिगो नहीं है, नेक्स्ट डिजीनेस ये भी नहीं है, नेक्स्ट टिनिटस ये है, वर्बिग्रेशन ये वाइब्रेशन ये भी नहीं है। तो टिनिटस जो है, इस टिनिटस का मतलब होता है रिंगिंग इन द ईयर, कान में बजी घंटियाँ, टन टन टन, सुना होगा ना गाना, बस वैसे ही जो है कान में घंटियाँ बजती है टन टन टन, और इस टर्म को क्या कहते हैं, टिनिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज नॉन एज। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्मेल का लॉस जो होता है, यानी कि स्मेल सेंस का अगर लॉस हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। पहला है एनोस्मिया, नेक्स्ट है मायोपिया, नेक्स्ट है एग्यूजिया, सॉरी यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट एग्यूजिया, नेक्स्ट है एपनिया। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एनोस्मिया। एनोस्मिया का मतलब है लॉस ऑफ स्मेल हो जाना, मतलब सेंस ऑफ स्मेल का लॉस हो जाना आपका एनोस्मिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स इज टीचिंग ए पेशेंट अबाउट सेल्फ इंजेक्शन विथ इंसुलिन, द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू यूज थ्रू इज। एक नर्स जो है वो टीच करवा रही है पेशेंट को कि कैसे आप जो है इंसुलिन का सेल्फ इंजेक्शन ले सकते हैं। मतलब बार बार पेशेंट आपके पास में आने से रहा जिसको डेली इंजेक्शन जो है इंसुलिन के लगते हो, तो वो आपके पास भी नहीं आ सकता, ना ही वो कहीं आसपास के हॉस्पिटल में जा सकता है। तो उसको आपको क्या करना है, सिखा देना है कि भाई इस प्रकार से आप डेली जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लगा सकते हो। तो मोस्ट इफेक्टिव जो अप्रोच यूज़ करेंगे टीचिंग के लिए वो कौन सा यूज़ करेंगे। पहला है बुक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट डिस्कशन, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन। तो आप कैसे बताओगे, डेमोन्स्ट्रेट करके आप बताओगे कि इस प्रकार से इंसुलिन का डेली आप इंजेक्शन मतलब सेल्फ इंजेक्शन आप लगा सकते हो, आपको बार बार यहाँ पर आने की या फिर हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे जो इंजेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो आपको यूज लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रैगिंग एक इन द फ्लैंक इज सीन इन, फ्लैंक एरिया में ड्रैगिंग एक हो रहा है तो किसको इंडिकेट कर रहा है। पहला है लेप्टोस्पायरोसिस, नेक्स्ट हाइड्रोनेफ्रोसिस, नेक्स्ट नेफ्रोप्टोसिस, नेक्स्ट नेफ्राइटिस। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेफ्रोप्टोसिस। नेफ्रोप्टोसिस में क्या होगा, फ्लैंक एरिया में ड्रैगिंग एक यानी ड्रैगिंग टाइप पेन जो है वो देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से डिप्लोपिया टर्म का मीनिंग होता है। तो डिप्लोपिया जो डिप्लोपिया इस टर्म का मीनिंग क्या होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल विजन, एब्सेंस ऑफ विजन, नेक्स्ट डबल विजन, नेक्स्ट शॉर्ट साइट। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा डबल विजन, डबल दिखेंगे पर्सन को डिप्लोपिया की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूपस इरिथमेटस इज एन, ल्यूपस इरिथमेटस क्या है, तो पहला है ऑटोइम्यून डिजीज, नेक्स्ट है इम्यून डिजीज, नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन या फिर डिजीज, नेक्स्ट है माइक्रोबियल डिजीज। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, या फिर जो ये क्या है, मतलब ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है। ल्यूपस इरिथ्रोमेटस क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जीरोस्टोमिया टर्म का अर्थ क्या है या फिर मीनिंग क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जीरोस्टोमिया, इसका मीनिंग आपको पूछा गया। पहला ड्राई आईज, नेक्स्ट ड्राई लिप्स, नेक्स्ट ड्राई माउथ, नेक्स्ट ऑल ऑफ दीज। तो आई लिप्स से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, ड्राई माउथ। ठीक है, माउथ का ड्राइनेस होना जीरोस्टोमिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिमेंशिया इज रिलेटेड टू द लॉस ऑफ, डिमेंशिया में जो लॉस होता है या फिर डिमेंशिया जो है वो किस लॉस से रिलेटेड है। पहला हियरिंग, नेक्स्ट स्लीप, नेक्स्ट मेमोरी, नेक्स्ट है एपेटाइट। तो ये तो आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि डिमेंशिया जो है
उसमें मेमोरी लॉस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिस्टेन आर यूज एज, रिस्टेंस जो है वो यूज किए जाते हैं, तो ये किस में यूज करते हैं फिर क्या है? पहला है इंजरी डिवाइस, नेक्स्ट है होलिस्टिक डिवाइस, नेक्स्ट है रिलैक्सेशन डिवाइस, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव डिवाइस। ऑप्शन डी जो है वो क्या है? प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो रिस्टेंट कब करते हैं? जब किसी पेशेंट को फॉलनेस होने का रिस्क रहता है, या फिर कई मेंटली पेशेंट होते हैं जिनको एनजी ट्यूब लगाई है फिर ईटी ट्यूब लगाई है, वो सेल्फ जो है उन ट्यूब को बाहर निकाल लेते हैं, आईवी कैथेटर लगाया गया उस कैथेटर को बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे पेशेंट्स को रिस्टेन करने की जरूरत पड़ती है, तो रिस्टेन जो है वो क्या है? प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेन रिसीव एंड सेंड सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ, ब्रेन जो है वो अपने सिग्नल्स को क्या करता है? रिसीव करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव किया उसके बाद में सिग्नल्स जो है वो सेंड करता है। तो वो कौन सी फॉर्म में जो है सिग्नल्स को सेंड करता है? पहला इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज, नेक्स्ट मैकेनिकल इम्पल्सेज, नेक्स्ट केमिकल इम्पल्सेज, नेक्स्ट मैग्नेटिक इम्पल्सेज। देखिए जो इम्पल्सेज होती है ब्रेन से सेंड होने वाली जो सिग्नल्स है वो किन इम्पल्सेज में जाएंगे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज में। मैकेनिकल, केमिकल एंड मैग्नेटिक ये तीनों क्या है? गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट वुड बी कंसिडर्ड सीवियर हाइपोक्सीमिया, सीवियर हाइपोक्सीमिया जो है एक पेशेंट है जिसमें सीवियर हाइपोक्सीमिया हुआ है, तो कौन सी कंडीशन को देखकर आप पता लगाएंगे कि पेशेंट को सीवियर हाइपोक्सीमिया हुआ है? देखिए यहाँ पे पेशेंट विथ ए पार्शियल ऑक्सीजन ऑफ 80, नेक्स्ट है PaO2 65, नेक्स्ट 96, नेक्स्ट 84। तो मैंने आपको बताया था जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो नॉर्मली 80 टू 100% होता है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मली होता है। तीन वैल्यू आपके सामने बिल्कुल सही है, 80 एंड 96 एंड 84। लेकिन यहाँ पे पूछा गया सीवियर हाइपोक्सिया का, तो सीवियर हाइपोक्सिया कौन सा होगा? ऑप्शन बी वाला, यानी जिसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 65 है, ये सीवियर हाइपोक्सेमिक की कंडीशन के अंदर पेशेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीरो वाज इन्वेंटेड बाई, ये जीके का क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट ये भी जीके का क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ लीजिए। अपन नर्सिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी जो गोल्डन की पॉइंट्स हैं लास्ट में वो अपन लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट फिर से जो है वो आपका जीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। वैसे जीके का ये भी 5 ईयर प्लान, लेकिन ये हो सकता है आपको पूछ लिया जाए, निम्न में से फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा किस फंक्शन को इम्पोर्टेंस दी गई थी? पहला एग्रीकल्चर, नेक्स्ट है इंडस्ट्री, नेक्स्ट है एजुकेशन, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा एग्रीकल्चर। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई थी वो एग्रीकल्चर को दी गई थी। तो ये तो आपको पूछा जा सकता है, तो ये तो अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 5 ईयर प्लान वाला। नेक्स्ट ये भी जीके का क्वेश्चन है जो आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट ये भी जीके का क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट ये भी जो है जीके का क्वेश्चन है। ये सुनामी वाला भी जीके का क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से रीजन में सुनामी जो है सबसे पहले आई थी? सुमात्रा। एंड ये जीके का क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जीके का क्वेश्चन है। चलिए अपना क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, जो जीके क्वेश्चन थे वो हो गए ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए कैंडिडेट फॉर MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किस कैंडिडेट के लिए, मतलब किस कैंडिडेट को MRI जो है नहीं करवानी चाहिए? पहला ऑप्शन है पेशेंट विथ पेसमेकर, नेक्स्ट है पेशेंट विथ एन एरिथमिया, नेक्स्ट है इनवेलिंग कैथेटर, नेक्स्ट है पेशेंट इन पॉरकाइन हार्ट वॉल। तो यहाँ पे देखिए जो पेशेंट पेसमेकर जिसको लगा हुआ है उसको MRI नहीं करवानी चाहिए। इसके लिए ये MRI जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बाकी सभी कंडीशन में पेशेंट जो है MRI करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द नर्स इज इन सर्जिकल यूनिट रूटीनली असेस द पेशेंट इंसिजन एज पार्ट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर आफ्टर सर्जरी, व्हेन शुड द नर्स बी अलर्ट फॉर क्लिनिकल साइंस ऑफ वुंड इन्फेक्शन? देखिए सर्जिकल यूनिट में नर्स जो है वो वर्क कर रही है, रूटीनली असेस कर रही है पेशेंट को, एंड
पेशेंट जो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट के अंदर है, तो यहाँ पे इंसिजन बना हुआ है। आफ्टर सर्जरी व्हेन शुड द नर्स बी अलर्ट, सर्जरी के बाद में नर्स जो है वो कौन से क्लिनिकल साइन जो कि वुंड इन्फेक्शन को बताते हैं तो उसको देखकर अलर्ट हो जाएगी। पहला है, और ये क्वेश्चन शायद अभी रिसेंटली पूछा भी गया था एम्स नॉर्सेट के अंदर, between 3 to 5 days after surgery, next between 1 to 2 days after surgery, next within 24 hour after surgery, next 7 days after surgery। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट, विद इन 3 to 5 days आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के विद इन 3 to 5 days जो है वुंड इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा रिस्क रहेंगे, तो वुंड इन्फेक्शन के जैसे क्लिनिकल साइन आपको दिखाई दे तुरंत आपको अलर्ट हो जाना है। तो ये आफ्टर सर्जरी मतलब कब ये जो है इन्फेक्शन के साइन जो है वो देखने को मिलते हैं, तो वो आपको बताना है 3 to 5 days, बिटवीन 3 से 5 दिन जो है इसके बीच में आपको ये साइन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर ड्रॉप्स डिस्प्रेजिंग स्पेरिकली इज नॉन एज, तो ये तो साइंस का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, सरफेस टेंशन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एथलेट फुट का क्या कारण है, या फिर पैथोजन जो है एथलेट फुट का वो कौन सा है। फर्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नेक्स्ट एलर्जी, नेक्स्ट वायरस, नेक्स्ट फंगस। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फंगस से होने वाली डिजीज कंडीशन है एथलेट फुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिए, ये आपके डीएसएसबी में काम आ सकते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, रिलेशन वाला, ब्लड रिलेशन वाला, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देख लीजिए, फिर से मैथ का क्वेश्चन, फिर से मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे जीके और मैथ के क्वेश्चन ही है। चलिए, ये जीके के और कुछ मैथ के क्वेश्चंस है, ये आप लोग देख लीजिए। अब अपन बात करते हैं नोट्स। नोट्स में आपको वो गोल्डन की पॉइंट्स मिलेंगे जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को गोल्डन की पॉइंट्स तो याद करने ही करने हैं। तो सबसे पहले आ रहा है ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, ऐसा पॉइंट जहां से हर एक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ईपीएस से ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स होती है सवाल जरूर देखने को मिलता है। देखिए, पहला ईपीएस के अंदर डिस्टोनिया। डिस्टोनिया क्या है? पहला, अकर्स अर्ली इन ट्रीटमेंट, पॉसिबल आफ्टर इनिशियल डोज, इन्वॉल्व ग्राइमेशिंग, टॉर्टिकोलिस, इंटरमीडिएट मसल स्पाज्म। डिस्टोनिया में होता क्या है? ग्राइमेशी होती है, टॉर्टिकोलिस हो जाता है, एंड इंटरमीडिएट मसल स्पाज्म जो है वो देखने को मिलता है डिस्टोनिया के अंदर। डिस्टोनिया कब डेवलप होता है? अर्ली इन ट्रीटमेंट, जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है पेशेंट का 5 से 10 दिन में इसका असर जो है, मतलब हो सकता है 15 से 20 दिन लग जाए, लेकिन जो अर्ली ट्रीटमेंट जैसे स्टार्ट हुआ उसका जो अर्ली साइड इफेक्ट जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा सबसे पहले डिस्टोनिया। पॉसिबली आफ्टर इनिशियल डोज, जैसे ही स्टार्ट किया जाता है उसका पहला जो साइड इफेक्ट होगा वो क्या होगा? डिस्टोनिया। डिस्टोनिया में मसल स्पाज्म हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्यूडो पार्किंसोनिज्म, इसके बारे में अपन ने टेस्ट सीरीज जो आपकी ली गई है उसमें भी वहाँ पे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्यूडो पार्किंसोनिज्म में क्या क्या होगा? ट्रू पार्किंसोनिज्म के रिजेंबल्स होंगे, यानी कि कुछ साइन सिम्टम्स पार्किंसोनिज्म में जो देखने को मिलते हैं वैसे ही साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इस कंडीशन में। यानी साइड इफेक्ट ईपीएस अगर डेवलप होता है पेशेंट में, ये एंटीसाइकोटिक के साइड इफेक्ट है सारे के सारे ईपीएस वाले। देखिए क्या क्या होंगे? ट्रेमर्स आ सकते हैं, मास्क लाइक फेस हो सकता है, ड्रूलिंग हो सकती है, रेस्टलेसनेस, सफलिंग, स्टॉप्ड गेट, रेजिडिटी, ये सारे के सारे जो है पार्किंसोनिज्म वाले जो भी साइन है वो स्यूडो पार्किंसोनिज्म साइड इफेक्ट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है एकैथेजिया, ये मतलब ये आपकी एम्स नोटशीट का एग्जाम हुआ उसमें रिसेंटली 1-2 बार पूछा जा चुका है। एकैथेजिया का मतलब है मोटार एजिटेशन या फिर रेस्टलेसनेस, आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। रेस्टलेसनेस जो है उसी को एकैथेजिया कहते हैं। रेस्टलेस लेग्स, जिट्रीनेस, नर्वस एनर्जी, मोस्ट कॉमन ऑल ईपीएस। ऑल ईपीएस में ये मोस्ट कॉमन है जो देखने को मिलता है एकैथेजिया। इसमें रेस्टलेसनेस जो है पेशेंट को डेवलप होती है। नेक्स्ट है एकैथेजिया, सॉरी अकाइनेजिया। अकाइनेजिया का मतलब है हाइपोटोनिया, यानी कि वीकनेस, फैटिग, पेनफुल मसल, लैक ऑफ एनर्जी यानी एनर्जिया, ये आपको देखने को मिलेंगे अकाइनेजिया के अंदर। एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मसल्स में पेन रहेगा, एंड हाइपोटोनिया टोनिसिटी जो है वो डिक्रीज रहेगी, फैटिगनेस जो है पेशेंट में डेवलप हो जाएगी। ये तो अकाइनेजिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडिव डिस्काइनेजिया।
लेट अपीयरिंग, ये ट्रेडिव डिस्काइनेजिया जो है ईपीएस में सबसे लास्ट में देखने को मिलता है। लेट अपीयरिंग आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग नॉट रिलेटेड टू डोपामाइन एसिटाइलकोलिन इम्बैलेंस, ये जो है अगर लंबे समय तक एंटीसाइकोटिक ड्रग चलती है तो उसकी वजह से ट्रेडिव डिस्काइनेजिया देखने को मिल सकता है। ये कोई डोपामाइन एसिटाइल कोलिन जो है इम्बैलेंस की वजह से होने वाला साइड इफेक्ट नहीं है, ये होता है एंटीसाइकोटिक लंबे समय तक अगर चलती है तो उसका साइड इफेक्ट। इसमें होता क्या है, मोर सीवियर इफेक्ट करेक्टराइज्ड बाय इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ फेस, जॉ, टंग, लिप स्मैकिंग, ग्रिंडिंग ऑफ टीथ, रोलिंग ऑफ प्रोट्रूजन ऑफ टंग, टिक्स, डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स दैट में इम्पेयर ब्रीदिंग। तो यानी कि ऑलमोस्ट जो भी टीथ ग्रेडिंग है, लिप स्मैकिंग है एंड इनवॉलेंटरी जो मूवमेंट है फेस, जॉ, टंग के, वो सारे के सारे इसी में देखने को मिलते हैं। टंग का प्रोड्यूजन देखने को मिल सकता है, रोलिंग देखने को मिल सकता है, डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स जो है वो इम्पेयर हो जाएंगे जिसकी वजह से ब्रीदिंग भी इम्पेयर होगी। तो ये सब कुछ जो है ट्रेडिव डिस्काइनेजिया में आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है जिसके बारे में अपन ने बात भी की थी, जो आपके टेस्ट पेपर्स अभी हुए हैं उसमें अपन ने यहाँ से 4 वर्ड्स पढ़े थे, जो कि अल्जाइमर डिजीज़ का एक क्वेश्चन था कि फॉर ए अल्जाइमर डिजीज में कौन से देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे अपन ने ये पढ़ा था, एमनेजिया, एप्रेक्सिया, एग्नोसिया एंड अफेजिया, और इनके बारे में अपन ने इनका मीनिंग भी देखा था। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं और 2 बार पढ़ेंगे तो आपके और अच्छे से याद रहेगा। अफेजिया का मतलब है लैंग्वेज का डिस्टर्बेंस होना, अप्रेक्सिया का मतलब है मोटार एक्टिविटी का इम्पेयरमेंट होना, एग्नोजिया का मतलब है फेमिलियर ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में इनेबिलिटी रहेगी, तो पेशेंट जान नहीं पाएगा, ना ही पहचान पाएगा कि ये चीज़ अपनी है या फिर किसी दूसरे की है। नेक्स्ट है एमनेजिया, मतलब मेमोरी का लॉस होना, एमनेजिया कहलाता है। एटेक्सिया का मतलब है कोऑर्डिनेशन जो है वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी है ये इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और अल्जाइमर डिजीज़ में जो 4 देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं एमनेजिया, एप्रेक्सिया, एग्नोसिया एंड अफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर्स यहाँ पे आ रहे हैं जो कि यहाँ से सवाल सीआरपीएफ 2023 में पूछा गया था। एंड कुछ नेक्स्ट जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर के कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी, वो भी देख लेते हैं। देखिए पहला इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब आप सभी जानते हैं कि पेशेंट जो है अनेबल रहेगा स्लीप करने में, मतलब उस पेशेंट को नींद नहीं आएगी जिसको इंसोम्निया डेवलप हुआ है। डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएटिंग और मेंटेनिंग स्लीप नॉट कॉज्ड बाय फिजिकल और मेंटल इलनेस, मेंटल या फिर फिजिकल इलनेस के बिना भी जो है लोगों को इंसोम्निया हो सकता है। इंसोम्निया का मतलब है कि वो प्रॉपर अपनी स्लीप को जो है मेंटेन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है पैरासोमनियाज, डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्लीप स्टेजेस। पैरासोमनियाज का मतलब है स्लीप की जो स्टेजेज है उनसे एसोसिएटेड डिसऑर्डर है, जिसमें स्लिप वॉकिंग हो सकता है, नाइट टेरर्स हो सकते हैं, नाइट मेरर्स हो सकते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है, एन्यूरेसिस हो सकता है। ये ऑलमोस्ट मतलब बच्चों में देखने को मिलते हैं। रात में नींद में चलना, ठीक है, रात में बड़बड़ाना, ठीक है, एंड रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, एन्यूरेसिस है, नॉक्चूरिया है ना, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों में ऑलमोस्ट देखने को मिलती है। रात को मतलब डर जाना, ये सारी चीज़ें पैरासोमनिया जो है बच्चों में ऑलमोस्ट मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट नेक्रोलेप्सी, और ये पूछा गया था रिसेंटली सीआरपीएफ 2023 के एग्जाम में कि दिन में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मतलब वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, नेक्रोलेप्सी। डिसऑर्डर ऑफ रिपीटेड अनकंट्रोलेबल ब्रीफ एपिसोड ऑफ स्लीप वाइल एंगेजिंग ए मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, मतलब जब आप काम कर रहे हो या फिर कोई एक्टिविटी कर रहे हो, दिन में जो है आप बिल्कुल अवेक कंडीशन में रहते हो, उस दौरान भी अगर अनकंट्रोलेबल ब्रीफ स्लिप के एपिसोड्स आ रहे हैं रिपीटेड बार बार, वो डिसऑर्डर आपका कहलाता है नार्कोलेप्सी। और ये अभी रिसेंटली 2023 में जब मतलब एंड में सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ था तब ये पूछा गया था। नेक्स्ट कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, इसके बाद में अपनी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। पहला है पैराफिलियाज, सेक्सुअल अर्ज और फैंटेसीज दैट आर डायरेक्टेड टुवर्ड नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट और इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन टू सेल्फ, पार्टनर, चिल्ड्रन। यानी पैराफिलियाज का मतलब है कि नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट के प्रति जो है फैंटेसीज या फिर सेक्सुअल अर्ज का होना, एंड साथ ही साथ खुद को जो है पेनफुल महसूस करना, या फिर पार्टनर को पेनफुल जो है इन्फ्लिक्शन देना, ठीक है, या फिर बच्चों के साथ हैरासमेंट करना, वो पैराफिलियाज कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सिबिशनिज्म, तो ये है आपका सेक्सुअल प्लीजर बाय एक्सपोजिंग द जेनाइटेलिया, जेनाइटेलिया एक्सपोजिंग से सेक्सुअल प्लेजर होना, वह एक्सिबिशनिज्म कहलाएगा।
नेक्स्ट पेडोफीलिया, वर्ड से ही पता चल रहा है, अट्रैक्टिंग टू चिल्ड्रन एज सेक्स ऑब्जेक्ट, यानी कि सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह बच्चों के साथ बर्ताव करना या फिर अट्रैक्शन होना बच्चों की तरफ, वो पेडोफीलिया कहलाता है। एक्टिंग ऑन इम्पल्सेस रिजल्ट्स इन चाइल्ड एब्यूज, यानी ये पर्सन जो होते हैं पेडोफीलिया वाले, ये चाइल्ड एब्यूज वाले पर्सन होते हैं। नेक्स्ट वोयूरिज्म, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय वाचिंग सेक्सुअल प्ले टू अदर्स, दूसरों के पास में सेक्सुअल प्ले देखना, वॉच करना या फिर कहीं पे ऐसे कुछ कंडीशन देखना जिससे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होती है, वो वोयूरिज्म कहलाती है। नेक्स्ट सैडिज्म, सैडिज्म का मतलब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन थ्रू cruelty to other, acting on impulses may result in abuse to vulnerable person, example child, older adult, significant other। सेक्सुअल जो ग्रेटिफिकेशंस है वो दूसरों से देख देख के या फिर किसी पर्सन के पास देख के अगर वो जनरेट कर रहा है वल्नरेबली पर्सन से, चाहे वो चिल्ड्रन हो, ओल्डर एडल्ट हो या फिर सिग्निफिकेंट अदर हो, तो वो कहलाता है आपका सैडिज्म। नेक्स्ट है मेजोसिज्म, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम सेल्फ सफरिंग ऑब्टेनिंग सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, वो कहलाता है आपका मेजोसिज्म। नेक्स्ट है सेक्सुअल पेन डिसऑर्डर, जिसको डिसपेरियूनिया कहते हैं, रिकरेंट एंड परसिस्टेंट जेनाइटल पेन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले और सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान और सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में अगर परसिस्टेंट जेनाइटल या फिर रिकरेंट जेनाइटल पेन होता है, वो टाइम आपके कहलाते हैं डिसपेरियूनिया। तो ये कुछ गोल्डन की पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, और यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप ले सकते हैं और अपने साथी लोगों को आपको शेयर जरूर करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।